हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 और क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्या रियल नंबर तक बताएंगे। और बीच में जो आएगा अ, परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णवर्ग संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आज मैं सभी को आप सभी का परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी बताऊंगा। तो मैं जो क्लास 10th में है और 9th में है उसके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी को देखना ही चाहिए। तो मैं चलिए आप सभी को बताते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से, यानी कि प्राकृतिक संख्या से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या दिया है, एक नंबर में हम प्राकृतिक संख्या को लिया है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? हम तो जीरो से नहीं लेंगे। जब भी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो गिनती कहाँ से गिनते हैं? हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, एक से गिनती गिनेंगे। एक से गिनती गिनते हैं, एक से लेकर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। इसी तरह हम गिनते गिनते कहाँ तक जाएंगे? अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अपरिभाषित तक जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या का एक बार फिर परिभाषा बोलता हूँ। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नहीं तो वैसे वैसे तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। तो जहाँ गिनती हम करेंगे एक से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक जाएंगे, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर में था। अब सेकेंड नंबर है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या अब किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या समझ गए तो पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं। जैसे कि अब प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट करते हैं तो अनडिफाइंड तक चलते हैं। तो उसी तरह अब यहाँ पूर्ण संख्या में करेंगे, जीरो से लेंगे। अब क्या करेंगे? इसमें सिर्फ जीरो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और उसमें जीरो जीरो को आगे जीरो जोड़ देते हैं, या तो आगे लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे जीरो से, एक करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर तीन, यहाँ पे चार, फिर पाँच, इसी तरह कहाँ तक जाएंगे? यह भी जाएगा अनडिफाइंड तक। कहाँ जाएगा? वो परिभाषित तक। यह हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और अनडिफाइंड तक चलेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के आधार पे है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, तो आप सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए हैं। तो तीसरा नंबर है सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो जिसमें दो से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या। जैसे कि यहाँ पे हम चार हैं, चार में हम दो से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है। चार में हम दो से भाग दे देंगे तो यह चार पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर वो पूरी तरह कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा आप सब सुन लिया। तो इसका उदाहरण हो जाएगा। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट है? दो से स्टार्ट करते हैं, फिर चार लेंगे, फिर छः लेंगे, क्योंकि यहाँ से दो से इसमें भागने ये भी चार कट जाएगा। फिर इसमें दो से छः में भाग देंगे तो छः भी कट जाएगा, छः भी कट जाएगा। तो यह सम संख्या है। फिर यहाँ लेंगे आठ लेंगे, फिर यहाँ 10 लेंगे, इसी तरह चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अनडिफाइंड तक जाएगा। यह सम संख्या है। तो उसके बाद 3 नंबर में सम संख्या लिखा दिया। अब यहाँ पे इसके उधार पे विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जो सम संख्या का परिभाषा था वही रहेगा, सिर्फ उसमें नहीं लग जाएगा। जैसे कि इसमें लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे। जिसमें दो से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 में हम जब 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि एक बार में फिर यहाँ पे दो शेषफल बच जाएगा। जिसमें एक यह भी परिभाषा, उसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर कोई शेषफल बचे उसे विषम संख्या कहते हैं, और कोई शेषफल नहीं बचे उसे सम संख्या कहते हैं। तो विषम, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या का आप सभी परिभाषा सुन ले तो इसका उदाहरण हो जाएगा एक से। एक क्या है? एक विषम संख्या है।
एक क्या है विषम संख्या, फिर यहाँ लेंगे 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, यहाँ 7 लेंगे, फिर 9 लेंगे, इसी तरह कहाँ तक जाएगा अनडिफाइंड तक। तो यह हो जाएगा विषम संख्या। उसके बाद है उसके बाद विषम संख्या आप सभी सम, आशा करता हूँ कि आप सभी विषम और विषम संख्या समझ गए होंगे। तो फिर एक बार सम संख्या का परिभाषा बोल देते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे और पूरा पूरा कट जाता है तो कोई शेषफल तो नहीं बचेगा, उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? और ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटे, यानी कि इसमें शेषफल बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अब अगला नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट है उभाज्य संख्या। सबसे महत्वपूर्ण है उभाज्य संख्या। उभाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन आता है 10वां और 9th में। तो उभाज्य संख्या आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उभाज्य संख्या। उभाज्य संख्या आप लिख दें। तो उभाज्य संख्या कहते किसे हैं, पहले इसको समझेंगे, तब उसके बाद उदाहरण को समझेंगे। तो उभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 है, मतलब सॉरी एक और अपने संख्या में। तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, दो होता है। तो लिखेंगे जैसे कि एक कोई संख्या ले लिए, यहाँ पे हम 3 ले लिए, तो यहाँ पे इसका हम 2 गुणनखंड करें। क्या बोले इसका परिभाषा? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं से कटे उसे उभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 और 3। देखिए 1 से कट जाएगा और अपनी संख्या से यानी कि स्वयं से कट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे उभाज्य संख्या। अब यहाँ पे जैसे 4 हो गया, 4 को हम देखें, 4 हम बोले कि वैसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं संख्या। अब 4 जैसे हैं, तो 4 का तो 1 हो जाएगा, 4 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, बट 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो यह उभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम बोले थे 2 गुणनखंड होगा, 1 होगा और स्वयं संख्या से जो कटेगा उसे उभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते? इसका उदाहरण हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 एक उभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से भी भाग दे सकते हैं और 9 से भी भाग दे सकते हैं। इसका मतलब ये उभाज्य संख्या नहीं है। उभाज्य संख्या का मतलब है कि 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, किसी भी संख्या का 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, एक और स्वयं संख्या से। तो यहाँ लेंगे हम 11 लेंगे, इसी तरह चलते रहेगा, जितना दूर जाएगा और अनडिफाइंड तक जाएगा। तो उभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? उभाज्य संख्या हो गया। तो उभाज्य संख्या का तो यहाँ बोलेंगे सबसे छोटी उभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो सॉरी, यहाँ तो 2 भी हो जाएगा। अब 2 बोलेंगे कि आप सम संख्या भी है और उभाज्य संख्या भी है। अब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे हम इसका गुणनखंड देखेंगे, 1 है और स्वयं संख्या से, और कोई भी संख्या से कट रहा है और कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 1 और स्वयं संख्या से कट रहा है, 2 क्या है? 1 और स्वयं संख्या से कट रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या है? उभाज्य संख्या है। तो आप सभी का तो खोपड़ी में कुछ चल रहा होगा कि 1 फिर क्यों नहीं उभाज्य संख्या है? 1 क्यों नहीं उभाज्य संख्या है? तो 1 क्यों नहीं है? तो इसका देखिए 2 गुणनखंड होता है, 1 को जब हम करेंगे तो 1 से तो कट जाएगा, बट इसका फिर 1 से या 0 से तो नहीं लेंगे, जीरो को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे इसका यह उभाज्य संख्या नहीं है, बट यह क्या है? विषम संख्या है। एक क्या है? विषम संख्या, और प्राकृतिक में भी होता है। तो आशा करता हूँ कि उभाज्य संख्या आप सभी को समझ में आएगा। तो इसमें हम अभी बात किए थे कि उभाज्य संख्या, सबसे छोटी उभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी उभाज्य संख्या इसमें क्या है? तो सबसे छोटी क्या है? 2 है। क्या है? 2 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी उभाज्य संख्या 2 है। बट सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी उभाज्य संख्या, तो बड़ी उभाज्य संख्या आप सभी का पता करके आइएगा। तो कैसे पता होगा? क्योंकि अनडिफाइंड तक जा रहा है, तो बड़ी संख्या तो पता नहीं है, तो इसका कोई बड़ी उभाज्य संख्या नहीं होता है, बट छोटी उभाज्य संख्या होता है। तो अब चलेंगे भाज्य संख्या। क्या चलेंगे? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या तो मोस्ट इंपोर्टेंट था उभाज्य संख्या। तो उभाज्य संख्या का फिर एक बार परिभाषा बोल देते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं से कटे उसे उभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे?
तो सिंपल सी परिभाषा जो अभाज्य संख्या का था, तो इसमें एक और इसमें दो गुणनखंड होता था, तो इसमें दो से अधिक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे इसको, वैसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 4 है, 4 में हम कितना गुणनखंड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और 1 से भी भाग लगेगा और 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो 1 से अधिक है, 1 और 2 से अधिक है, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 भी होगा, फिर 9 होगा, इसी तरह चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा, अपरिभाषित तक, अनडिफाइंड तक। तो अब इसमें भी एक होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से स्टार्ट है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसका 4 हो जाएगा। और भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, सबसे बेहतरीन है दोनों, भाज्य और अभाज्य संख्या। इसी से सवाल आता है और पूछे भी जाते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्या, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। तो पहले परिमेय और अपरिमेय चलेंगे। तो परिमेय संख्या, तो पहले इसका परिभाषा समझेंगे, फिर इसका उदाहरण लिखेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर एक बार बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे कि परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और रूट 4 भी होगा, रूट 9 भी होगा, रूट 16 भी हो जाएगा। क्योंकि एक एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या हो, और इसका भी जब वर्ग निकालेंगे रूट से तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा। यानी कि ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे, 1 2 4 3 भी होगा, 4 भी होगा, रूट में होगा, यह भी हो जाएगा, फिर 25 भी होगा। इसी तरह सब यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब चलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। परिमेय संख्या समझ गए तो अपरिमेय संख्या समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे, फिर इसका उदाहरण लिखेंगे। तो लिखेंगे इसका, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट 3, रूट 2, रूट 3 होगा, फिर रूट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हो जाएगा, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि अभी बोला कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखेंगे इसको p/q के रूप में कैसे नहीं लिखा जाता है। तो देखेंगे कि रूट 2 है, रूट 2 का कोई वर्ग निकलता है, जैसे रूट 2 है तो इसमें रूट में रहेगा, रूट में रहेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे रूट 4 का तो वर्ग निकल जाता था, 2 आ जाता था, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय, यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। और भी संख्या हो सकता है, जैसे कि कोई बढ़ते क्रम में जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.1 होगा, फिर 0.02 होगा, फिर 0.003 होगा। इसी तरह जब जाते रहेगा और इसमें डॉट लगा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि परिमेय अपरिमेय आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो उसके बाद अब चलेंगे रियल नंबर। क्या चलेंगे अब, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट है एक भाज्य, अभाज्य, वास्तविक और परिमेय अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक तो हैवे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सम विषम तो आप सभी को पता रहता है, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं।
तो अब यहाँ चलेंगे अब वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक, पहले लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा समझेंगे, फिर इसमें उदाहरण को देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा, वैसी संख्या, सुनिएगा, तो वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर पूरा वर्ग निकले और धनात्मक में निकलेगा। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर पूरा वर्ग निकले और धनात्मक में निकले उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, जीरो से लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरो से लेते हैं। जब भी इधर आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, इधर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से हम -1 भी लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, इसी तरह जाते रहेगा। और इस तरह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी तरह जाते रहेगा। यानी कि वास्तविक संख्या का कहना है कि माइनस रहो या प्लस रहे या जीरो रहे, सभी को लेंगे, लेकिन इसका वर्ग करने पर धनात्मक में आए, क्या आए, धनात्मक में आए, उसे क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्योंकि एक पहले हम देख लेते हैं, -3 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये माइनस में है, इसका वर्ग करेंगे तो ये प्लस में डेफिनेटली आएगा, इसका वर्ग करने पर 9 आएगा। बट यहाँ पे फिर देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी प्लस में आएगा। तो इसका एक परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्ग निकले और धनात्मक में निकलेगा, क्या धनात्मक में आना चाहिए, उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, सॉरी वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या का यही है कि इसमें माइनस प्लस जीरो सभी को लेंगे, लेकिन इसका वर्ग करने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस में प्राप्त होना चाहिए। और तो प्लस में प्राप्त होना चाहिए, उसे वास्तविक कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी को रियल नंबर समझ में बढ़िया से आया होगा। तो उसके बाद तो यही तक था। तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी, इसमें जितना भी बताएं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस सभी का परिभाषा और उदाहरण में समझ में आया होगा, समझ में